नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 26 की चौथी तिमाही के नतीजों के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक बैंकिंग एनालिस्ट के तौर पर आज हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि एसबीआई की बैलेंस शीट के अंदर गोता लगाएंगे। और सच कहूं तो नतीजे काफी मजबूत हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको कुछ खास जगहों पर थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर चलते हैं। चलिए सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर से शुरू करते हैं, जो सीधे तौर पर आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की जेब से जुड़ी है। इस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक ने प्रति शेयर 17 रुपये 35 पैसे के बम्पर डिविडेंड का ऐलान किया है। अब इसे प्रतिशत में देखें तो ये 1735% का भारी भरकम पेआउट बनता है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि बैंक का कैश फ्लो एकदम शानदार स्थिति में है और मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को वैल्यू लौटाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। आज हम इस एक्सप्लेनर में बैंक की आय, मुनाफे, एसेट क्वालिटी से लेकर बैलेंस शीट की मजबूती तक हर एक पहलू को डेटा के चश्मे से देखने वाले हैं, ताकि आखिर में हम एक ठोस डेटा ड्रिवन निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो आइए सबसे पहले टॉप लाइन मोमेंटम यानी बैंक की कमाई की मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी कोर बैंकिंग बिजनेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ब्याज से होने वाली कमाई। अगर आप एडवांसेस और बिल्स पर कमाए गए ब्याज को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें एक सॉलिड ग्रोथ दिखती है। ये आंकड़ा पिछले साल के 85,709 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 89,369 करोड़ रुपए पर आ गया है। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी पिछली तिमाही से इसकी तुलना करें तो ये आंकड़ा 91,890 करोड़ रुपए से थोड़ा नीचे खिसका है। ये हल्का सा ड्रॉप इस बात का साफ इशारा है कि बैंक की फंडिंग कॉस्ट बढ़ रही है और कहीं ना कहीं मार्जिन पर थोड़ा दबाव बनना शुरू हो गया है। अब टॉप लाइन कमाई के बाद बात करते हैं मुनाफे की, क्योंकि अंत में शेयर होल्डर्स के लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस चार्ट में बेसिक अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस का ट्रेंड बिल्कुल साफ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर ये 20 रुपये 89 पैसे से छलांग लगाकर 21 रुपये 32 पैसे पर पहुंच गया है, जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से एक बेहतरीन खबर है। लेकिन जैसा हमने अभी इंटरेस्ट इनकम में देखा, ठीक वैसा ही कूलिंग ऑफ हमें यहां भी दिख रहा है। पिछली तिमाही के 22 रुपये 78 पैसे के हाई से ये आंकड़ा थोड़ा नीचे आया है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि ग्रोथ तो पक्की है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले रफ्तार ने थोड़ी सी ब्रेक ली है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एसेट क्वालिटी और बैंक का रिस्क चेक। ये वो आंकड़े हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। ग्रॉस एनपीए में जो शानदार गिरावट आई है वो सच में काबिले तारीफ है। पिछले साल के 1.82% से गिरकर ये अब 1.49% पर आ गया है, यानी 1.5% से भी नीचे। और सिर्फ यही नहीं, नेट एनपीए भी 0.47% से सुधरकर 0.39% हो गया है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब एकदम साफ है, बैंक की रिकवरी बहुत मजबूत है, लोन बुक में स्ट्रेस काफी कम हुआ है और एसेट क्वालिटी पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी है। अब बैंक के रिस्क बफर के असली आंकड़ों पर जाने से पहले 1 मिनट के लिए प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी पीसीआर को समझ लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो बैंक अपने खराब लोन से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए पहले से ही अलग निकालकर सुरक्षित रख लेता है। पीसीआर जितना ज्यादा होगा, बैंक उतना ही ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। और जब हम एसबीआई को इस मीट्रिक पर तौलते हैं तो बैंक एक बेहद मजबूत ढाल के पीछे खड़ा नजर आता है। इनका स्टैंडर्ड पीसीआर 74.36% है। और मजेदार बात यह है कि अगर हम इसमें एडवांस्ड अंडर कलेक्शन अकाउंट्स यानी एयूसीए को जोड़ दें तो ये कवरेज उछलकर लगभग 92% तक पहुंच जाता है। यानी बैंक किसी भी झटके के लिए लगभग पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए बैंक ने अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर के लिए 194 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक अलग प्रोविजन रखा है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट रिस्क को लेकर कितना प्रोएक्टिव है। एसेट क्वालिटी के बाद अब रुक करते हैं बैंक की बैलेंस शीट और कैपिटल की तरफ। देखते हैं कि ये आर्थिक किला अंदर से कितना मजबूत है। बेसल 3 नॉर्म्स के तहत बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.40% पर है, जो कि काफी आरामदायक स्थिति है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल ये 14.25% था। ये आंकड़ा रेगुलेटरी लिमिट से बहुत ऊपर है। इसका सीधा असर ये होता है कि बैंक के पास भविष्य में आक्रामक तरीके से लोन बांटने के लिए भरपूर पैसा मौजूद है और उन्हें अपनी ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए फिलहाल बाजार से फंड उठाने की कोई खास जरूरत नहीं है। और इस किले की दीवारों को और भी मजबूत बनाने वाली एक और दिलचस्प खबर है। बैंक ने हाल ही में अपनी अचल संपत्तियों यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज का रीवैल्यूएशन किया है
और पता है इसका क्या असर हुआ? इस एक कदम से 7,288 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सरप्लस सीधा बैंक के रीवैल्यूएशन रिजर्व में जुड़ गया है। ये एक बहुत ही सॉलिड बुक वैल्यू एडिशन है जो बैलेंस शीट को और भी भारी बनाता है। तो इन सभी भारी भरकम आंकड़ों का आखिर में मतलब क्या है? चलिए अपने फाइनल वर्डिक्ट यानी बुल बनाम बेयर केस की तरफ चलते हैं। अगर हम पूरे डेटा का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो दो तस्वीरें साफ नजर आती हैं। बुलिश केस की बात करें तो 1735% का जबरदस्त डिविडेंड, ग्रॉस एनपीए का 1.49% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आना और 15.40% का स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये सब किसी जैकपॉट से कम नहीं है, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर हमें कॉशियस यानी सावधान करने वाले संकेतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंटरेस्ट इनकम और ईपीएस में जो हल्की सी गिरावट आई है, वो साफ बता रही है कि बैंकिंग सिस्टम में मार्जिन का दबाव और फंड जुटाने की लागत बढ़ रही है। तो अंत में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आपके जहन में अगली तिमाही के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होना चाहिए? वो ये है कि जब बैंक की एसेट क्वालिटी अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर है लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ में थोड़ा सा सीक्वेंशियल फ्रिक्शन दिख रहा है, तो क्या एसबीआई आने वाले वित्तीय वर्ष में अपने इस 15.40% के विशाल कैपिटल बफर का इस्तेमाल आक्रामक तरीके से लोन बांटने के लिए करेगा? अगली तिमाही में बाजार की नज़रें इसी बड़े ट्रिगर पर टिकी होंगी।